नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है, बहुत खास है और आपके पेपर में भी एक नंबर ये जरूर पक्का करके जाएगी। मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा जो इस क्लास से, इस छोटे से सेशन के अंदर से सवाल ना आता हो। भूगोल ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछले सेशन में हमने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया था, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में पढ़ाया था। उसकी पूरी क्लास और एमसीक्यू क्लास दोनों डल चुकी हैं। उसकी पूरा सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो कंपटीशन ग्रुप पे जाइए और वहां पे सेशन पूरा डला हुआ है। उसके एमसीक्यूज भी हमने परीक्षागढ़ पे डाल दिए, तो वहां से आप एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज की इस क्लास के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक सवाल किस तरीके से पेपर में आता है, न केवल उसको जानेंगे बल्कि उसके पीछे की थ्योरी को भी हम बहुत ही इत्मीनान से इसमें सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन गुरु पर हमारा दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है। सुबह 8 बजे से होती है आपकी मैथ की क्लास। अगर आप दिल्ली पुलिस के अलावा भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत बेनिफिशियल है। देखो, एसएससी एग्जाम दिल्ली पुलिस का ले रहा है। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, 10+2 CHSL कराती है, सीजीएल प्रीलिम्स, सीपीओ का भी एग्जाम आपका आने वाला है। इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल, बहुत सारे एग्जाम है, जेल वार्डन यूपी का भी एग्जाम है, तो वो सब में आपकी क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको इस बिना देर किए हुए चीज़ों को चालू कर लेता हूँ। सबको गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब लोग शेयर कर दीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार है मेरा, आप सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट जाना चाहिए। वीडियो को पॉज मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखते रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब मैं चालू कर लेता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब तक मैंने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से सोलर सिस्टम को पढ़ा करके आपको बताया कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके अलावा अन्य ग्रहों का और उसके बारे में कैसे कैसे समायोजन था, उन सब बातों को मैंने बताया है। आइए मैं आपको पृथ्वी को पढ़ाता हूं। मैं 2-3 और कलर के मार्कर लिए लेता हूं, फिर आपको इन चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, मान के चलिए ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब मैं पृथ्वी की थोड़ा सा अध्ययन करता हूं। आउटर सरफेस का मैं पहले अध्ययन करता हूं। इनर सरफेस के अध्ययन करने से पहले मैं आउटर सरफेस को इसमें थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का बाह्य आवरण है, यानी कि बाहरी रूप से हम पृथ्वी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी का ये जो बाहरी आवरण है, ये जो मैंने लाइन खींच दी है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो मैं खींच रहा हूं, ये पृथ्वी का बाह्य आवरण है। दोस्तों, इसकी जो गहराई है, पृथ्वी तल से इसकी जो गहराई है, ये जो गहराई है, ये है 30 किलोमीटर। मित्रों, इसको बोला गया है भूपर्पटी। भूपर्पटी इसको बोला गया है। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रस्ट, क्रस्ट इसको कहते हैं। और इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर तक है। मित्रों, ये पृथ्वी के ऊपर वाली सतह से अंदर 30 किलोमीटर तक की छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। मित्रों, जब प्रारंभ में ये पूरी तरीके से पृथ्वी तप रही थी और वहां कंडेंसेशन और तमाम प्रक्रियाओं के कारण से यहां पे जब बारिश हुई तो इसका बहुत सारा हिस्सा पानी से ढक गया। ये पूरा हिस्सा इसका पानी से ढक गया और बीच में एक पार्ट ऐसा भी रह गया जिस पर पानी नहीं था और इसकी जो आकृति थी वो लगभग त्रिभुजाकार थी। दोस्तों, ये जो त्रिभुजाकार आकृति आप देख रहे हैं, इसी को बोला गया है पैंजिया। इसी को पैंजिया बोला गया है। ये पैंजिया कौन सा पार्ट है? आपसे अगर पेपर में कल को पूछता है कि बताइए पृथ्वी पर जो ठोस भाग था जिस पर पानी नहीं था उसको क्या बोला गया, तो आप कह सकते हैं कि उसको पैंजिया बोला गया। ये जो आप नीले नीले कलर का देख रहे हैं, ये नीले नीले कलर का है ठंडा ठंडा पानी, स्विमिंग पूल जैसा ठंडा ठंडा पानी है। दोस्तों, इसमें नहाइएगा मत, क्योंकि पता नहीं कौन नहा के चला गया हो और उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कोविड हो और आप भी इसमें संक्रमित हो जाएं, तो इसमें नहाइएगा मत। ये समुद्र है, आप इसमें नहा भी नहीं सकते हैं। इसको बोला गया है दोस्तों पैंथालोसा। पैंथालोसा, ये जो पैंथालोसा है, पैंथालोसा ही आगे चल के पैसिफिक ओशियन बनेगा। जब मैं पैंजिया की बात करता हूं मित्रों, तो पैंजिया में क्रैक्स आना चालू हो गया और ये क्रैक्स कुछ इस तरीके से आया जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इस तरीके से जो क्रैक्स है, इनका क्रैक्स का बनना चालू हुआ। ये जो क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्रैक्स की बोला गया है ग्राउंड वाना लैंड। आपसे पूछेगा पेपर के अंदर, बताइए क्रैक्स को क्या बोला गया, तो इनको बोला गया है ग्राउंड वाना लैंड। इनको ग्राउंड वाना लैंड बोला गया है। दोस्तों, इसका जो ये पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इस पार्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को जब ये अलग होगा, इसमें से अलग निकल करके जाएगा, तो इसमें से कॉन्टिनेंट बनेंगे। एक तो यूरोप बनेगा और एशिया का भी कुछ पार्ट बनेगा।
यूरोप बनेगा और एशिया का कुछ पार्ट बनेगा, और ये इंडिया वाला पोर्शन नीचे रह जाएगा, हालांकि एशियन कॉन्टिनेंट में वो आता है। दोस्तों जब ये क्रैक्स है, ये चाइना ऊपर है और नीचे इंडिया है, इसमें आपको पता होगा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जाती है यहां से गुजर के, उसकी आपको आगे जानकारी देंगे। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें से बना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एंटार्कटिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्कटिका इस नीचे वाले हिस्से से बना। ये वाला जो हिस्सा है इससे बना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इससे बना, यानी कि उत्तरी अमेरिका, और इस वाले हिस्से से बना साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का मतलब हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो मित्रों ये सारी घटना आपको समझ में आई होगी। ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पृथ्वी के बाहरी स्ट्रक्चर को बताया है। इसमें मैंने आपसे कुछ बातें करी हैं, वो बातें क्या हैं? वो बातें मैंने आपसे ये कही है कि जो पृथ्वी का जो ऊपर का जो एरिया था, इसके 30 किलोमीटर अंदर तक जो गहराई तक का हिस्सा था, इसको भूपर्पटी बोला गया है। भूपर्पटी को कहते हैं अंग्रेजी में क्रस्ट। इसका जो बाकी का भाग है जिसमें पानी पानी अंदर दिखाई दे रहा है, उसको पैंथालोसा बोला गया है। उसको क्या बोला गया मित्रों? पैंथालोसा उसको बोला गया है। ये जो पैंथालोसा है, ये पैंथालोसा आगे चल के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ये आगे चल के बनेगा प्रशांत महासागर। आगे चल के प्रशांत महासागर बन जाएगा। इसके अलावा इसको क्या बोला गया है? जो पृथ्वी वाला पार्ट है तो इसको पेंजिया बोला गया है, और इस पेंजिया में जो क्रैक्स हैं उनको ग्राउंड वाना लैंड बोला गया है, और इन्हीं में से कॉन्टिनेंट्स की स्थापना हुई है। और वो कॉन्टिनेंट्स कितने बने हैं? तो वो कुल मिलाकर के 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। और वो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? वो महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पहला सवाल तो कितने महाद्वीप हैं टोटल? तो 7 महाद्वीप हैं। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? मैं पहले लिख देता हूं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, और 7वां है साउथ अमेरिका। दोस्तों ये जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये इसी में से अलग अलग कट करके बने हैं। दोस्तों अगर इन 7 कॉन्टिनेंट्स को हम एक बार फिर से मिला दें, जो कि दूर हो रहे हैं, सदर्न पोल से चले हैं, एक समय जाकर के नॉर्दर्न पोल पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो हैं, ये अगर इनको एक दूसरे में मिला दें, अगर हम मिला दिया जाए, इनको ये उठाएं और उनको पजल की तरीके से एक दूसरे में मिलाएं, तो ये सारे के सारे एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे। और एक दूसरे में समाहित हो जाने की इसी घटना को जिगसॉ फिट बोला गया है। इन सारे कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे में समा जाना, ये जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में समा जाना, पजल की तरीके से एक दूसरे में घुस जाना क्या कहलाता है? ऐसा करके एक बार पेपर में सवाल था, तो उसको बोला गया है जिगसॉ फिट। इसी को जिगसॉ फिट बोला गया है। पेपर में एक बार सवाल इस तरीके से भी आया था कि बताइए जिगसॉ फिट किसे बोला गया है? तो सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे में आके पजल की तरीके से मिल जाना ही जिगसॉ फिट बोला गया है। दोस्तों अब मैंने क्या किया कि इसको पूरा समझ लेने के बाद आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से एक हिस्से को काट लिया। मैंने काट लिया इमेजिनरी रूप से, यानी काल्पनिक रूप से, ताकि मैं पृथ्वी के अंदर घुस सकूं और जान सकूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के भीतर का। मैंने बाहरी आवरण को जाना है, अब मैं पृथ्वी के अंदर घुस जाता हूं और पृथ्वी के अंदर किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है उसकी बात मैं आपसे करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे सवाल, ये गागर में सागर है मित्रों। अगर जितनी कहानी मैं आपको आज यहां बताने जा रहा हूं, अगर आप इन सब बातों को ध्यान से सुन लेते हैं, इनके नोट्स बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से कहीं पर लिख लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको कहीं और से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखकर, पढ़कर, सॉल्व करके उनके आंसर्स को देना, यह कहीं भी समझदारी नहीं है। समझदारी तो आपको जानने में है, क्योंकि जीके को समझना पड़ेगा। रटने के कारण से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों अगर
मैं पृथ्वी के इस हिस्से को लिए लेता हूं तो मैं मान के चलिए ये वो हिस्सा है जो मैंने इस पूरी पृथ्वी से, यहां पे मैं एक छोटा सा चित्र पृथ्वी का बनाता हूं। इस पृथ्वी से मैंने क्या किया, एक 3D आकृति इसमें से काट ली। ये मान के चलिए पृथ्वी का केंद्र है यहां पर, इसमें से मैंने इस पूरी आकृति को यहां से निकाल के काट लिया। ये जो हिस्सा आप कटा हुआ देख रहे हैं, इस हिस्से को मैं उठा के यहां पर ले आया हूं और ये हिस्सा वो मैं यहां पर आपके सामने चित्र के रूप में प्रदर्शित करता हूं। ये मान के चलिए वो हिस्सा है जिसकी मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। मित्रों, मैंने अभी आपसे बताया था कि इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसको बोला गया है भूपर्पटी। क्या बोला गया मित्रों? भूपर्पटी इसी को कहा गया है। ऊपर से गहराई में जब आप जाएंगे, इसी को भूपर्पटी बोला गया है। इसको क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट कहते हैं। ये जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, इस अर्थ क्रस्ट की जो गहराई है वो पृथ्वी की सतह से अंदर आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर गहरे तक है। यानी यहां से लेकर अगर यहां की आप दूरी देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर गहराई तक है। 30 किलोमीटर आप अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये जो परत है ये एक सॉलिड परत है। कैसी स्टेट है? ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है दोस्तों ये ठोस है। कैसी है मित्रों? ठोस है। इसके अंदर कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो मित्रों ऑक्सीजन O2 पाई जाती है। अगर तत्वों की बात करता है तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर धातु की बात करता है तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आपसे पेपर के अंदर पूछता है बताइए कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन आप लगा देंगे। कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? एल्यूमिनियम लगा देंगे। अगर आपसे पूछता है कि इसको ऑप्शन में नहीं दे रखा है और आपसे एक तत्व के रूप में पूछ रहा है कि बताइए उस पदार्थ में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो ऐसा यानी कि सिलिका पाया जाता है। आप इसको याद रखने के ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं सियाल, SIAL। सियाल मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम। ये एक ठोस परत है, इसको भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक होती है। जब मैं इसके निचले भाग में जाता हूं तो मैं यहां पर पहुंच जाता हूं और इसकी जो ऊपर से अगर आप दूरी देखेंगे तो यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है, ये यहां से लेकर यहां तक 100 किलोमीटर है। मात्र 100 किलोमीटर है। दोस्तों 100 किलोमीटर का जो एरिया है, इस एरिया में अंदर गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है। इसमें गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है, गर्मा गर्म लावा है। इसमें डुबकी लगाई तो वापस नहीं आएंगे मित्रों। इसमें डुबकी लगाई तो परम धाम को चले जाएंगे। अगर डुबकी लगाई तो अगले जन्म में आप निकलेंगे एक ज्वालामुखी बनके। और जब आप ज्वालामुखी बनके निकलेंगे तो ज्वालामुखी के रूप में जब आप ऊपर की तरफ से निकलेंगे तो आप आदमी के रूप में नहीं निकलेंगे। आप निकलेंगे किसके रूप में? तो आप निकलेंगे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या निकलेंगे आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, या आप निकल सकते हैं SO2 के रूप में, या आप क्लोरीन के रूप में भी निकल सकते हैं। हाइड्रोजन के रूप में भी आपकी उत्पत्ति हो सकती है, या हीलियम के रूप में भी आप आ सकते हैं। तो ये सवाल है कि बताइए ज्वालामुखी उद्गम में कौन सी गैस बाहर आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, क्लोरीन आती है, हाइड्रोजन आती है और हीलियम आती है। ये वॉल्केनिक इरप्शन अर्थात ज्वालामुखी उद्गम में कौन सी गैसें आती है, ऐसा करके अगर सवाल आता है, ज्वालामुखीय उद्गम, ज्वालामुखी उद्गम ऐसे लिख लीजिए। वॉल्केनिक इरप्शन में कौन सी गैस बाहर आती है? तो ये सारी गैस इसमें बाहर आती हैं। दोस्तों ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर एक लिक्विड स्टेट है, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब कि आप समझ गए कि एक द्रव अवस्था है। इसको बोला गया है मित्रों मैग्मा चैम्बर। इसको बोला गया है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर इसी को बोला गया है मैग्मा चैम्बर। इसमें गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, इसी कारण से इसको मैग्मा चैम्बर बोला गया है। दोस्तों जो मैग्मा चैम्बर है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इसका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। मित्रों पेपर में सवाल आता है कि मैग्मा चैम्बर अर्थात जो ये लिक्विड स्टेट का क्रस्ट के नीचे वाला एरिया पाया जाता है, इसका तापमान इतना अधिक क्यों होता है? तो इसके तापमान के इतना अधिक होने का कारण है कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? यूरेनियम, यूरेनियम और रेडियम। यूरेनियम और रेडियम ये दो तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब बिना माध्यम के भी ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। इन दोनों रेडियो एक्टिव तत्वों के पाए जाने के कारण से इसका तापमान इतना ज्यादा, इतना उच्च होता है। दोस्तों जब आप इस मैग्मा चैम्बर के नीचे आएंगे तो आपको एक और सॉलिड स्टेट, एक और आपको ठोस सतह मिलेगी और ये थोड़ी सी गहरी है। और जब आप इस ठोस सतह पर पहुंचेंगे तो ये ठोस सतह में मोटे मोटे पत्थरों के रूप में ये सतह है और इसको बोला गया है मेंटल। मेंटल इसको बोला गया है, इसको हिंदी में प्रवाह कहते हैं। मेंटल यानी कि प्रवाह। ये एक ठोस परत है और ठोस होने के साथ साथ इसमें बहुत मोटे मोटे पत्थरों के रूप में आकृतियां भरी हुई हैं। इसको मित्रों बोला गया है मेंटल। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको बोला गया है मेंटल।
मेंटल बोला गया है, इसको हिंदी में पूछे तो प्रवाह बोला गया है मित्रों, प्रवाह बोला गया है। अगर इसमें पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिका, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। याद करने की दृष्टि से आप सीख सकते हैं सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा के तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यह सीखा था आपने सियाल, इसको सीखिए सीमा यानी कि मेंटल यानी कि जो आपका प्रवाह है उसमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप इसके और थोड़ा सा नीचे चलेंगे, पहले आपको इसके ऊपर से गहराई बता देता हूं। तो ये ऊपर से 2900 किलोमीटर तक नीचे गहराई में फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर तक है। आप इसके नीचे जाएंगे तो आप फिर से आपको एक बार एक लिक्विड स्टेट प्राप्त होगी, एक बार फिर से एक लिक्विड स्टेट प्राप्त होगी। लिक्विड का मतलब कि ये भी एक द्रव अवस्था में प्राप्त आपको एक स्टेज मिलेगी। ये द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था का मतलब लिक्विड है, ठोस नहीं है, ये ठोस नहीं है। ये एक और द्रव अवस्था आपको यहां पे मिलती है। ये कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था है, लिक्विड है, लिक्विड है। और इसके ऊपर से अगर गहराई के बारे में मैं बात करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये 5150 किलोमीटर तक गहरा है। और फिर इसके बाद में सबसे अंत में जो एक और स्टेज आ जाती है, ये एक ठोस स्टेज है। ठोस का मतलब बहुत ज्यादा ठोस है, सर्वाधिक घनत्व है इसका, इसको बोला गया है कोर। इसको क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है कोर। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इसको कोर बोला गया है, क्रोड भी इसको कहते हैं। ये एक ठोस यानी कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में पाई जाने वाली एक परत है मित्रों। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है, इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है मित्रों। इसमें अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो निकेल पाया जाता है। अगर धातु पूछ ले तो मित्रों लोहा पाया जाता है। याद करने की दृष्टि से याद कर सकते हैं नीफे, NIFE नीफे, सियाल सीमा नीफे, यानी कि इस ठोस अवस्था में जो सबसे लास्ट वाली है इसका घनत्व सर्वाधिक है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कोर इसको कहते हैं, तत्व निकल पाया जाता है, धातु लोहा पाई जाती है। अगर बिल्कुल ऊपरी सतह से बिल्कुल इसके पॉइंट लास्ट पॉइंट तक की आपसे दूरी को पूछता है तो फिर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, अर्थात बिल्कुल केंद्र से सतह की दूरी 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है और उस ऊपर से इस केंद्र की दूरी है। अगर इस केंद्र का तापमान, पृथ्वी के केंद्र का तापमान आपके पेपर में पूछ लेता है तो इस केंद्र का तापमान मित्रों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये लिक्विड स्टेज जो आप देख रहे हैं इसका जो तापमान होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। तो ये आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कुछ अच्छे सवाल पढ़ रहे हैं। ये सारे सवाल अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पेपर के अंदर सवाल आते हैं तो इनसे अलग कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं मित्रों। इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रम वाइज इनको लिख लीजिए और फिर मैं अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर इसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में बढ़ रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, आपका मन लग रहा होगा, आपका दिल लग रहा होगा। जब दिल लग रहा होगा तो दिमाग भी लग रहा होगा, और दिमाग लग रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर रहे होंगे। शेयर जरूर कर रहे होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, बेल आइकन को दबा रहे होंगे, कमेंट में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भी आप जरूर लिख रहे होंगे। आइए दोस्तों, इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल यहां पर है। अगर यही मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी मित्रों? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर। और यहीं अगर मैं पृथ्वी का व्यास आपसे पूछ लेता हूं तो व्यास होता है पृथ्वी की त्रिज्या या किसी भी वृत्त की या गोले की त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या, यानी 2 गुना 6371 तो कितना आ जाएगा? 2 4 7 12 12742 किलोमीटर, कहीं कहीं 12745 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो इसको दिल से ना लगाइएगा, दिमाग से लगाइएगा, याद कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। आइए चलता हूं अगले इसी पॉइंट के ऊपर और वहां भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी।
और वो जानकारी क्या है? अगर आप उन सब बातों को जानना चाहते हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही आप समझते हैं, और जो आप समझते हैं वही पेपर में आता है, पेपर में वही आता है जो आप समझते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, इसलिए पेपर में वही आता है जो आप पढ़ते हैं, और आप वही पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और आपको हम अच्छे लगते हैं। इसी कारण से आप यहां पर बने हुए हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए मित्रों। आइए मैं आगे की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी गजब की, बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी क्या है आइए देखते हैं बोर्ड पे। अगर मैं पृथ्वी को एक बार फिर से बाह्य रूप से अध्ययन करता हूं तो मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये गोल गोल पृथ्वी है, गोल गोल पृथ्वी है। अगर कहीं से कम गोल बन गई हो तो कान पकड़ के सॉरी आप माफ कर दीजिएगा। दोस्तों ये पृथ्वी की इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। मैं लिख देता हूं इसका नाम भी, यहां पे लिख देते हैं अलग से, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और यहां पर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पियरी यहां पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति, और दक्षिण पोल पर एमंड सेन सबसे पहले आज पहुंचे थे। ये ध्रुवीय रेखा, विषुवत रेखा आप इसको कह सकते हैं। थोड़ी टेढ़ी बन गई, इसको सीधी कर देते हैं। यह है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सदर्न पोल। दोस्तों यह है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर। यह है विषुवत रेखा यानी कि एक्सिस लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। मित्रों इसमें जो अगर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इक्वेटर से पहले आप मैग्नेटिक पोल को समझिए। देखिए यहां पे ध्रुव रेखा यहां पे है, तो इसके ठीक 90 डिग्री में भूमध्य रेखा है। तो ऐसे अगर मैं मैग्नेटिक पोल की बात करता हूं तो मैग्नेटिक पोल का जो नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है, नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल यानी कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, वो यहां पर है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के भी किस देश में है? तो कनाडा में है। नॉर्थ अमेरिका में एक देश है कनाडा, उस कनाडा में ये पोल है, मैग्नेटिक पोल है। और ये मैग्नेटिक पोल यहां जाता है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरता हुआ यहां पहुंचता है, और यहां पे है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सदर्न पोल। तो ये कहां पर है? तो ये अंटार्कटिका में है, ये अंटार्कटिका में है। तो जब ये मैग्नेटिक पोल ऐसे है तो फिर चुंबकीय भूमध्य रेखा कहां होगी? फिर इस तरीके से चुंबकीय भूमध्य रेखा होगी। बोलो यस और नो। चुंबकीय भूमध्य रेखा फिर इस तरीके से गुजरेगी। तो ठीक इसके 90 डिग्री पर यहां चुंबकीय भूमध्य रेखा गुजरती है मित्रों। यह है चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर। इसी को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसी को बोला गया है मैग्नेटिक इक्वेटर, इसी को कहा गया है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इक्वेटर यानी कि चुंबकीय, चुंबकीय भूमध्य रेखा, चुंबकीय भूमध्य रेखा। दोस्तों सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो सबसे आइडियल कंडीशन या आइडियल प्लेस है, यानी कि जहां से सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को लॉन्च किया जाना है, तो पृथ्वी पर सबसे आदर्श जगह जो होती है फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उनके लिए कौन सी होती है? तो यही वाली जो मैग्नेटिक इक्वेटर है यही होती है। इसको जो यहां से जो लाइन, जहां से जो आपके जो उपग्रह जाते हैं, उन सभी उपग्रहों को, चूंकि वो मैग्नेटिक इक्वेटर से जाते हैं तो उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर से जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया? जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और वो जो सैटेलाइट्स हैं वो किसी न किसी व्हीकल पर या किसी न किसी रॉकेट पर रख करके जाते हैं। उन सैटेलाइट्स को जब इसके परे तक घुमाते हैं तो सैटेलाइट्स यहां से निकलेगा, पृथ्वी का ऐसे करके चक्कर लगाएगा और इधर से गुजर के आएगा, फिर अगला चक्कर और बड़ा लगाएगा, फिर ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में आएगा, फिर अगला चक्कर और बड़ा लगाएगा, और फिर ऐसे करके वो गुजरता रहेगा और उस उपग्रह वहां स्थापित हो जाएगा जहां पर आप उसको स्थापित करने के लिए भेजते हैं। दोस्तों चूंकि ऐसे वाले सारे के सारे जो उपग्रह होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं किसी व्हीकल पर रखकर जाते हैं और उस व्हीकल को कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले व्हीकल्स को हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल। और दोस्तों जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म को पढ़ेंगे तो जियो यानी जी, एस यानी कि
स्टेशनरी सैटेलाइट, एल मतलब लॉन्चिंग और व्हीकल मतलब वी। तो इसी कारण से ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी लाइन एक मैग्नेटिक इक्वेटर के परितः घूम करके आगे जाकर कक्षा में स्थापित होते हैं, उन्हीं को जीएसएलवी, उन्हीं लॉन्चिंग व्हीकल्स को जीएसएलवी बोला गया है। आपने पीएसएलवी और जीएसएलवी पढ़ा होगा। अब चूंकि इसको जियो स्टेशनरी के आसपास जाते हैं तो जीएसएलवी बोलते हैं। अब अगर आप उस उपग्रह को इस पोलर लाइन जो है, पोलर लाइन के परते भेजेंगे, अगर पोलर लाइन के परते आप उसको भेजते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो पीएसएलवी कहलाएगा। इनके पूरे फुल फॉर्म पूछता है, यानी वो पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उनको पीएसएलवी बोलेंगे। जो यहां जाएंगे उनको पीएसएलवी बोलेंगे, जो जियो स्टेशनरी होंगे उन लॉन्चिंग व्हीकल्स को जीएसएलवी बोलेंगे। दोस्तों हमारे लिए जो आदर्श कंडीशन है वो क्या होती है कि जो इंडिया है वो इस पे आता है, यानी जो जियो स्टेशनरी लाइन है, इंडिया की जो सिचुएशन है वो इंडिया इसी पे आता है। इस कारण से इंडिया में इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बेहद आसान है और इसी कारण से भारत विभिन्न देशों की जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करता है। तो जो इंडिया की कंडीशन में अगर आपको थोड़ी सी बना के बताना चाहूं तो लगभग इंडिया यहां के तकरीबन आएगा, इंडिया यहां के तकरीबन आएगा मित्रों, यहां के तकरीबन इंडिया आएगा। तो ये जो पोलर लाइन है ये इंडिया को दो जगह काटेगी, एक तो यहां पर, एक यहां पर। ये जो जगह है ये जगह मित्रों केरल में है, केरल में, और भारत ने यहां पर अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बना दिया है। केरल में भारत ने अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बना दिया है। केरल में कौन सी जगह पर है, तो थुम्बा में है। केरल में कौन सी जगह पर है, थुम्बा में है। और मित्रों जो थुम्बा में भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है विक्रम साराभाई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। विक्रम साराभाई सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, विक्रम साराभाई सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कह लीजिए, लॉन्चिंग पैड कह लीजिए, फिर रिसर्च स्टेशन कह लीजिए, रिसर्च स्टेशन भी कह सकते हैं आप। विक्रम साराभाई सैटेलाइट या विक्रम साराभाई रिसर्च स्टेशन या स्पेस रिसर्च स्टेशन, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च स्टेशन कहां पर है, तो केरल में है। केरल में कौन सी जगह पर है, तो थुम्बा में है। ये जो दूसरी जगह यहां पे काट रही है, ये जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये जगह है और इस जगह का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और दोस्तों यहां पर भी भारत ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्चिंग केंद्र बना रखा है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। दोस्तों अगर पेपर में सवाल आता है कि बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। अगर पूछता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो केरल के थुम्बा में है। ऐसा क्यों है कि यही इन्हीं दोनों जगह पर है, कहीं और नहीं बना सकते, क्योंकि जो चुंबकीय भूमध्य रेखा है, मैग्नेटिक इक्वेटर है, वो इन्हीं दोनों जगह से, इंडिया के इन्हीं दोनों स्थानों से गुजरती है। दोस्तों अगर पूछता है कि बताइए जो पोलर लाइन है उसका उत्तरी ध्रुव कहां पर है, तो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में है। सदर्न पोल कहां पर है, तो अंटार्कटिका में है। जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और अगर आपसे पूछता है इसी में एक और सवाल आगे चल के कि बताइए किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने की आदर्श जगह क्या होती है, तो क्या होती है, फिर मैग्नेटिक इक्वेटर होती है। यानी कि यहां से भी आपको बहुत सारे सवाल जो हैं वो करने के लिए मिल रहे हैं। ये सारे के सारे अच्छे सवाल हैं, आपको ये सारे के सारे आने चाहिए। दोस्तों जो मैग्नेटिक इक्वेटर है या मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये 3.2 बिलियन वर्ष बाद में अपनी जगह को बदल देता है, यानी 3.2 बिलियन वर्ष बाद ये जगह को बदलता है। ये और इसमें एक बात छोटी सी थी, 3.2 बिलियन ईयर्स के बाद में ये अपनी जगह को बदल देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पैंजिया है
वो पेंजिया कहां से चला? सदर्न पोल से चला, जिग्सॉफिट की तरीके से वो एक दूसरे से अलग हो गया गोंडवाना लैंड के माध्यम से, और फिर टूट करके कहां पे इकट्ठा होगा? नॉर्दर्न पोल पे जाके इकट्ठा होगा। अब जब वो इकट्ठा होगा तो इस कारण से इनकी जगह भी चेंज हो जाएंगी, और जगह चेंज हो जाएंगी तो इसको जगह को चेंज होने में कितना समय लगेगा? तो 3.2 बिलियन ईयर्स इसको चेंज होने में लगेगा। मुझे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो क्लास है ये पूरी समझ में आई होगी। इसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, गागर में सागर है। अगर इस क्लास को कोई और कराता, या मैं ये अपनी ज्यादा इसमें बढ़ाई नहीं, तारीफ नहीं करूंगा, अगर इसको कराता तो इसको कराने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगा देता। मेरे को आपके समय की अहमियत मालूम है, आप कितना टाइम फोन पे दे सकते हैं, उस समय की अहमियत को मैं जानता हूं, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी है, तो आपको डेली उतना ही फोन पे हम बिठाएंगे जितना आपके लिए जरूरी है। सारी ज्योग्राफी इसी तरीके से, इसी अच्छे अंदाज में हम कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जो है चल रही है, इसमें हम सारा इसको कंप्लीट करा के चलेंगे। मित्रों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी सुबह को 8 बजे मैथ की क्लास में। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का बैच जो चल रहा है उसमें सुबह मैथ की क्लास होती है। वहां पे मैं नया टॉपिक एलसीएम खत्म हो गया है, एचसीएफ लेकर के आऊंगा, पहली क्लास होगी। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सुबह से जुड़िएगा, नया टॉपिक है बिल्कुल। उसके बाद 9 बजे परीक्षा अगर चैनल पर हम मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, और फिर शाम को क्लास होती है आपकी 5 बजे रीजनिंग की, और फिर रात को 8 बजे क्लास होती है आपकी जीके की। यही सब बातों के साथ में अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप सब लोग पढ़ लीजिए और फिर आराम से सो जाइएगा। गुड नाइट, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।